आपका फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड है। देखिए, हमने आपको बताया था कि हमारी अर्थ पे लाइफ प्रेजेंट है। लाइफ तो करोड़ों सालों से प्रेजेंट है, मिलियन ईयर से लिविंग बीइंग्स प्रेजेंट हैं। पर सबसे पहले ये बताया किसने था कि अर्थ पे लाइफ है? सबसे पहले एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने बताया था कि अर्थ पे लाइफ है। लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो सबसे पहले अर्थ पे लाइफ है ये बताया था एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने। इन्होंने लाइफ को एक्सप्लेन किया या लिविंग बीइंग्स को कैसे एक्सप्लेन किया, कुछ लिविंग कैरेक्टर के बेस पे। लिविंग कैरेक्टर के बेस पे लिविंग बीइंग को एक्सप्लेन किया था। जैसे लिविंग कैरेक्टर, हम सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, फूड इनटेक कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये सब आपके लिविंग कैरेक्टर्स हैं। अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो इन लिविंग कैरेक्टर के बेस पे एरिस्टोटल ने दुनिया की सारी चीजों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक लिविंग, दूसरा नॉन लिविंग और तीसरा डेड। उन्होंने बताया जो लिविंग कैरेक्टर शो कर रहे हैं एट प्रेजेंट, अभी जो लिविंग कैरेक्टर शो कर रहे हैं उसको उन्होंने लिविंग कैटेगरी में रखा। जैसे बी, डॉग, कैट, आप, हम सब लोग लिविंग कैरेक्टर शो कर रहे हैं एट प्रेजेंट, तो हम लोग क्या हो गए? लिविंग। लेकिन जो लिविंग कैरेक्टर कभी ना शो करे, ना कभी शो किया, ना करेंगे, और ना ही किया, ना कर रहे हैं और ना ही करेंगे, तो वो आपके नॉन लिविंग हो जाएंगे। जो लिविंग कैरेक्टर ना तो कभी शो किया उन्होंने, ना कर रहे हैं और ना ही करेंगे, तो वो हो जाएंगे नॉन लिविंग। जैसे ये हमारा पेन, ये आपके नॉन लिविंग हो जाएगा। बोर्ड, आपके, ये आपके बोर्ड नहीं, नॉन लिविंग। जैसे आपका प्लास्टिक नॉन लिविंग हो जाएगा, आयरन नॉन लिविंग हो जाएगा, क्योंकि ये चीजों है कभी भी लिविंग कैरेक्टर शो नहीं करते, ना करती हैं, ना कर रही हैं और ना ही करेंगी। ये सब क्या हो जाएंगी? नॉन लिविंग। फिर तीसरा है डेड, वो थिंग्स जिन्होंने पहले कभी लिविंग कैरेक्टर शो किया है पर अब नहीं कर रहे। भाई नॉन लिविंग तो कभी लिविंग कैरेक्टर शो नहीं किया, पर डेड वो होंगी जिन्होंने पहले कभी लिविंग कैरेक्टर शो किया था पर अब नहीं कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे डेड। तो डेड के एग्जाम्पल में आपके क्या आ जाएगा? वुड, वुड आपकी डेड हो जाएगी। फॉसिल्स डेड हो जाएंगे। क्यों? वुड हमें किससे मिली है? ट्री से। जब ये वुड ट्री में थी तब तो ये लिविंग कैरेक्टर शो कर रही थी, पर जब हमने इसे निकाल लिया तो ये आपके लिविंग कैरेक्टर शो नहीं कर रहे, तो उससे हम नॉन लिविंग ना कह के क्या बोलेंगे? डेड। तो इस तरीके से एरिस्टोटल ने दुनिया की सभी चीजों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, लिविंग, नॉन लिविंग एंड डेड। तो लिविंग, those which show the living character at present. Non-living, which never show the living character, not earlier, not now, and not in future, but that which show the living character at earlier, but now it becomes that. ये थी आपके लिविंग कैरेक्टर के बेस पे दुनिया की सभी चीजों को 3 कैटेगरी में शो किया। अब चलते हैं, कि आपके लिविंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं।
तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं जो आपके लिविंग कैरेक्टर शो करते हैं, लिविंग कैरेक्टर्स, जिसे हम वाइटल एक्टिविटीज भी कहते हैं, वाइटल एक्टिविटीज या लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो लिविंग कैरेक्टर्स, वाइटल एक्टिविटीज और लाइफ प्रोसेस जो ये शो कर रहे हैं एट प्रेजेंट, उन्हें हम कहते हैं लिविंग बींग्स। तो लिविंग बींग्स में सबसे पहले अपन लिविंग कैरेक्टर में चलते हैं, आपके डेफिनेट शेप। अब अगर आप देखें, हर लिविंग बींग का डेफिनेट शेप होता है, हर लिविंग बींग का डेफिनेट शेप। अगर आप किसी लिविंग बींग को पहचानते हैं तो उसके शेप के अकॉर्डिंग ही, शेर ऐसा दिख रहा है, शेर के शेप में है, हाथी अलग, हाथी का स्ट्रक्चर अलग है। तो डेफिनेट स्ट्रक्चर या डेफिनेट स्ट्रक्चर या फिर शेप को हम स्ट्रक्चर कहते हैं, यहाँ पे शेप को डेफिनेट स्ट्रक्चर। तो किसी को भी हम पहचानते हैं उसके स्ट्रक्चर के बेस पे। ये कैट है भाई, हमको बचपन में सिखाया जाता है कि ऐसा दिखने वाली कैट, ये डॉग, ये एलिफेंट, ये हॉर्स। तो इस तरीके से हम किसी को भी जब पहचानते हैं तो उसके स्ट्रक्चर के बेस पे पहचानते हैं। तो हर लिविंग बीइंग का डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, जबकि नॉन लिविंग बीइंग का डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं, और लिविंग बीइंग का डेफिनेट स्ट्रक्चर है। क्या हम लिविंग बीइंग के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं? नहीं, हमारा जो स्ट्रक्चर है हम इसे चेंज नहीं कर सकते। ह्यूमन ह्यूमन के जैसे दिखेगा, डॉग डॉग के जैसा, कैट कैट के जैसा, हम किसी के भी स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। फिर लेकिन हम नॉन लिविंग के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आयरन की बॉल है, जिसको हम पीट के शीट भी बना सकते हैं, खींच के वायर भी बना सकते हैं। मतलब हम नॉन लिविंग के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनका डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, और जिनका डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं मॉर्फस। जिनका डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, डेफिनेट शेप होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? मॉर्फस। तो सारे लिविंग बींग्स क्या हो गए? मॉर्फस। और जिनका डेफिनेट शेप नहीं है, जिनका डेफिनेट शेप नहीं है, उसे हम बोलेंगे एमॉर्फस। तो एमॉर्फस डेफिनेट शेप नहीं है, मतलब हम इनके शेप को चेंज कर सकते हैं, तो वो आपके क्या कहलाएंगे? एमॉर्फस। ये टर्म लिख लीजिएगा, जिनका डेफिनेट शेप है वो मॉर्फस, और जिनका डेफिनेट शेप नहीं है एमॉर्फस। तो all living beings are morphous and all non-living beings are amorphous। ये आपका पेन है तो इसको तोड़ के हम इसके शेप को चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये amorphous है, इसलिए ये नॉन लिविंग। तो ये आपका क्या कहलाएगा? amorphous। तो पहला लिविंग कैरेक्टर हो गया डेफिनेट शेप। फिर आ जाइए आपके सेलुलर स्ट्रक्चर। सेलुलर स्ट्रक्चर, आपने सुना होगा हर लिविंग बींग्स छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना है। हर लिविंग बींग छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना है, जिससे हम कहते हैं सेल। ये आपके हर लिविंग बींग छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना है, वो कहलाती है सेल। और कुछ आपके लिविंग बींग एक ही सेल के बने हैं, जैसे अमीबा, ये आपके एक ही सेल का है, जिसे हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। और कुछ लिविंग बींग बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं, वो मल्टी सेलुलर।
मल्टी सेलुलर। तो आपके कहने का मतलब है लिविंग बींग्स आपके सेल के बने हैं या सेल से मिलके बने। और सेल जो है आपकी वो यूनिट है, वो इकाई है, वो यूनिट है जो आपके सारे लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए कैपेबल है। आपने सुना होगा 1600 में एक साइंटिस्ट आए थे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, तो ये रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप बनाया था अपना, सिंपल माइक्रोस्कोप। और उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने सबसे पहले पेड़ की छाल होती है ना, बार, उसको देखा था। जब उन्होंने पेड़ की छाल या बाग को देखा, बाग कहते हैं छाल को, तो उन्हें छोटे छोटे इसमें चैम्बर दिखाई दिए। इसमें उन्हें छोटे छोटे हॉलो चैम्बर दिखाई दिए, हॉलो चैम्बर। और इन हॉलो चैम्बर को उन्होंने नाम दिया था सेलुली। और इस सेलुली से ही टर्म निकला आपके सेल, जिससे इन्होंने ये बताया था कि लिविंग बीइंग सेल से मिलकर बने हैं। और एक सेल वाला है तो एक ही सेल का बना है, मल्टी सेलुलर है तो बहुत सारी सेल से मिलके बने। तो ये है सेलुलर स्ट्रक्चर। हर लिविंग बीइंग आपके जो है या तो एक सेल का बना है या फिर सेल से मिलके बना है। और लिविंग बीइंग्स में अलग अलग सेल के शेप और साइज, फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं। अलग अलग सेल के शेप, साइज और फंक्शन डिफरेंट हो सकते हैं, पर सबकी बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा। सभी सेल का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। चाहे अमीबा की सेल ले लें, चाहे हम अपनी सेल ले लें, सभी सेल का बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। भाई सभी सेल में प्रोटोप्लाज्म है, सभी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल में एनर्जी देता है, न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल का शेप, स्ट्रक्चर, साइज, फंक्शन डिफरेंट हो सकता है, पर सबका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। तो ये आपके लिविंग बीइंग्स ही हैं जो आपके सेल के बने हैं, नॉन लिविंग सेल के नहीं बने। तो ये आपका लिविंग स्ट्रक्चर हो गया, पहला डेफिनिट शेप, दूसरा सेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये आपके लिविंग कैरेक्टर। थर्ड आ जाइए आपके प्रोटोप्लास्ट। थर्ड आ जाएगा प्रोटोप्लास्ट। आपने सुना होगा हर सेल के अंदर बेसिस ऑफ लाइफ होता है। हर सेल के अंदर बेसिस ऑफ लाइफ जहां पे सारी लिविंग प्रॉपर्टीज, लिविंग कैरेक्टर परफॉर्म होते हैं, उसे कहते हैं हम बेसिस ऑफ लाइफ। तो ये आपके हर सेल के अंदर बेसिस ऑफ लाइफ है, जिसे कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। हर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, जिसमें न्यूक्लियस, ऑर्गेनेली सब कुछ आ जाएगा। इन सबको मिला के कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। यही बेसिस ऑफ लाइफ है, क्योंकि यहीं पे सेल की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। ठीक है, लिविंग एक्टिविटीज यहीं पे आपके परफॉर्म हो रही हैं, इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को हम कहते हैं बेसिस ऑफ लाइफ। ये हर सेल के अंदर पाया जाता है, जो सेमी ट्रांसपेरेंट, ये आपके सेमी ट्रांसपेरेंट कॉलोइडियल सिस्टम होता है। हर सेल के अंदर सेमी ट्रांसपेरेंट कॉलोइडियल सिस्टम होता है, जिसे प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। और यहीं पे लाइफ के सारे प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। तो ये हो गया तीसरा लिविंग कैरेक्टर, प्रोटोप्लास्ट। फिर आ जाइए मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म देखिए, लाइफ को परफॉर्म करने के लिए
सेल के अंदर डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं। लाइफ को परफॉर्म करने के लिए सेल के अंदर डिफरेंट टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं जिसे कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। सेल के अंदर लाइफ को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं जिसे कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ये दो टाइप की होती हैं मेटाबॉलिज्म, एक कंस्ट्रक्टिव, दूसरी डिस्ट्रक्टिव। एक हो जाएगी कंस्ट्रक्टिव, दूसरी डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, छोटे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और बड़े मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। जो कंस्ट्रक्टिव बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और बड़े लार्ज मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये कंस्ट्रक्टिव हो गई, जिसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर जुड़ते हैं और C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हुआ ना, जिसमें छोटे मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं और छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये आपके छोटे मॉलिक्यूल जुड़ के बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन हुआ, ये कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन हुई, इसे हम कहेंगे एनाबॉलिज्म। फिर आ जाइए डिस्ट्रक्टिव, जिसमें बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा और छोटे मॉलिक्यूल बनाएगा। इसमें तो छोटे मॉलिक्यूल जुड़ रहे थे तो बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा था एनाबॉलिज्म में, लेकिन ये आपके डिस्ट्रक्टिव फेज है, जिससे बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा और छोटे मॉलिक्यूल बनेंगे। तो इसमें बड़े मॉलिक्यूल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन, जिससे छोटे मॉलिक्यूल बन रहे हैं। तो ये कहलाता है कैटाबॉलिज्म। कंस्ट्रक्टिव वाला एनाबॉलिज्म और डिस्ट्रक्टिव वाला कैटाबॉलिज्म। तो ये आपके बड़ा मॉलिक्यूल टूटेगा, छोटे मॉलिक्यूल बनाएगा। जैसे कि आपको मालूम है अपने अंदर रेस्पायरेशन प्रोसेस होता है। रेस्पायरेशन प्रोसेस में फूड मॉलिक्यूल जलेगा, फूड मॉलिक्यूल जलेगा हमारी सेल के अंदर और छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनाएगा, साथ में एनर्जी प्रोवाइड करेगा, साथ में एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो देखिए इसमें बड़े मॉलिक्यूल का डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना, फूड मॉलिक्यूल जल के छोटे मॉलिक्यूल बना रहा है और एनर्जी दे रहा है। तो ये कहलाएगा आपके डिस्ट्रक्टिव फेज, जिसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो कंस्ट्रक्टिव फेज एनाबॉलिज्म, डिस्ट्रक्टिव फेज कैटाबॉलिज्म, दोनों को मिला दे तो मेटाबॉलिज्म। तो इस तरीके से हर सेल के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है उसे कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो अब आ जाइए होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस आपने देखा होगा हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है वो आपके कंट्रोल मैनर में होती है। मतलब हर ऑर्गेनिज्म की ये कैपेसिटी है अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस करना। बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस करने की जो पावर होती है इसे कहते हैं होमोस्टेसिस। तो हम अपनी इंटरनल कंडीशन को बैलेंस कर सकते हैं। भाई देखिए कैसे, जैसे हमको गर्मी लग रही है तो गर्मी लगने पे हमारे अपने अंदर से पसीना निकलने लगेगा। गर्मी तब लग रही है कि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है और हम लोग होमोथर्मी है। कौन है होमोथर्मी? होमोथर्मी का मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। वो बात अलग है कि बुखार आ जाए, फीवर आ जाए तो बढ़ जाए, वो डिजीज होगी। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है।
हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर वाले ऑर्गेनिज्म हैं। और कांस्टेंट कैसे बनाए रखते हैं? अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने आप पसीना निकलने लगेगा। आप खींच के निकालते हैं कि अपने आप निकलता है? अपने आप निकलता है ना पसीना, हम तो खींच के नहीं निकाल रहे हैं। तो जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, स्वेटिंग होने लगेगी और हमारा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। अगर बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो शिवरिंग होगी, कपकपी आएगी, और वो भी आपके एक प्रोसेस है जो बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल कर देगा। तो ये हमारे अंदर अपने आप से हो रहा है, हम खुद नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस का मतलब हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस करना। हमारे अंदर पानी की कमी होगी तो हमारी किडनी यूरिन में से खींच लेगी और यूरिन गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर पानी ज्यादा हो जाए तो वो पानी यूरिन के एक्स्ट्रा पानी यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ये सारे प्रोसेस हमारे अंदर अपने आप से हो रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। तो ये कहलाएगा होमोस्टेसिस। अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस करना ही क्या कहलाएगा? होमोस्टेसिस। हम उजाले से अंधेरे कमरे में जाते हैं तो पहले कुछ नहीं दिखाई देता। जब आप पिक्चर हॉल जाते हैं, अंधेरा होता है, आपको कुछ नहीं दिखाई देता, और फिर थोड़ी देर के बाद सब दिखने लगता है। तो हमारी आंख अपने आप से एडजस्ट कर लेती है ना? किस कारण से? होमोस्टेसिस के कारण। तो ये आपका लिविंग प्रोसेस है। नॉन लिविंग जो है वो इसे प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, फिर आ जाइए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर ऑर्गेनिज्म जब पैदा होता है तो छोटा होता है, फिर आपके ग्रोथ के द्वारा धीमे धीमे इसका शेप और साइज बढ़ता है, और बाद में जाके ये अपने एडल्ट का शेप और साइज गेन करेगा। पहले छोटा होता है, फिर ग्रोथ के द्वारा इसका साइज बढ़ेगा, और बाद में ये अपने पेरेंट्स के जैसा शेप और साइज गेन कर लेगा। तो हर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, जिसके कारण उसकी बॉडी का साइज बढ़ेगा और अपने अडल्ट के शेप में गेन कर लेगा। ये प्रोसेस लिविंग बींग्स में है, नॉन लिविंग में नहीं। हम आपको 10 साल बाद देखेंगे तो आप में ग्रोथ और डेवलपमेंट के द्वारा चेंज आ जाएगा। इस पेन को अगर हम 10 साल के बाद देखेंगे तो हमें ये वैसे ही दिखाई देगा जैसा कि अभी है, क्योंकि इसमें आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग में ग्रोथ और डेवलपमेंट। यस मैम, इसका एग्जांपल ह्यूमन बींग्स है ना? ह्यूमन बींग्स, सारे लिविंग बींग्स हो जाएंगे बेटा। जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी में आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट है, चाहे अमीबा हो, प्लांट हो, हम लोग हो, एनी एनिमल, एनी प्लांट। देखिए जब अपन सीड लगाते हैं तो छोटा प्लांट निकलता है, तो फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद वो प्लांट बड़ा हो जाता है। तो हर लिविंग बींग्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, नॉन लिविंग में ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगा। क्लियर? तो ये हो गया आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर आ जाइए मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट एंड लोकोमोशन हर लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें मूवमेंट और लोकोमोशन पाया जाता है। अब होता क्या है, एक ही जगह खड़े होकर अपने ऑर्गन को हिलाना, एक ही जगह रह के अपने ऑर्गन को हिलाना, ये कहलाएगा मूवमेंट। और एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब आपके प्लेस चेंज होना, वो कहलाएगा लोकोमोशन। दोनों में क्या डिफरेंस है? एक ही जगह रह के अपने ऑर्गन को हिलाना, मूवमेंट। वी कैन मूव अवर माउथ, अपन आईज को मूव करा रहे हैं, हैंड मूव करा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? मूवमेंट। प्लांट्स की लीफ आपके मूव करती है, ब्रांच मूव करती है, ये क्या हो गया? मूवमेंट। लेकिन जब हम एक जगह से दूसरी जगह कहीं जाते हैं, प्लेस चेंज करते हैं, तो वो कहलाएगा लोकोमोशन।
तो एक जगह से दूसरी जगह जाना लोकोमोशन। तो हम चल के यहाँ से दूसरे कमरे में जाएं तो वो लोकोमोशन कहलाएगा। तो हर लिविंग बींग्स में मूवमेंट और लोकोमोशन पाया जाता है, पर नॉन लिविंग्स में नहीं होता। यहाँ पे हम आपको बताएंगे प्लांट्स केवल मूवमेंट शो करते हैं। प्लांट्स केवल क्या शो करते हैं? मूवमेंट, क्योंकि प्लांट तो एक जगह से चल के दूसरी जगह नहीं जाते ना। तो प्लांट केवल मूवमेंट शो करते हैं, पर एनिमल मूवमेंट भी शो कर रहा है और लोकोमोशन भी। तो एनिमल में दोनों होता है और प्लांट में केवल मूवमेंट। लेकिन कुछ लोअर ग्रेड के प्लांट हैं जिनके स्पोर वगैरह लोकोमोशन भी शो करते हैं। तो लोअर ग्रेड के प्लांट जैसे एल्गी वगैरह हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती हैं, मतलब वो लोकोमोशन भी शो कर रहे हैं। लेकिन किसी भी हायर प्लांट्स में आपके लोकोमोशन प्रेजेंट नहीं। तो ये आपके मूवमेंट और लोकोमोशन हुआ। तो हम लोग मूवमेंट और लोकोमोशन शो कर रहे हैं, पर नॉन लिविंग